बैक बेटा बेटा हम लाइकन की बात कर रहे थे। आपके ना इस लेक्चर के हमने दो पार्ट बना दिए हैं। पहला लेक्चर ए होगा और दूसरा पार्ट होगा बी, जो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। वो एक कॉल आ गई थी मोबाइल में, इस वजह से उसको ना इस लेक्चर को हमें दोबारा रिपीट करना पड़ा। स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे लाइकन की। लाइकन बेसिकली इन्वॉल्व हो रहा है सक्सेशन में। अब यहाँ पे हम एक वर्ड यूज कर रहे हैं, सक्सेशन। सक्सेशन का लफ्जी मतलब है कंसेक्टिव। मिसाल के तौर पर 1 2 3 4 5 6 7, ये बेटा कंसेक्टिव है। 1 2 3 4 5, या मैं वैसे कह सकता हूं कि ये वाली जो बोर्ड मार्कर है इसके कंसेक्टिव है और ये इसके कंसेक्टिव है, तरतीब से। अब होता क्या है, सक्सेशन का लफ्जी मतलब है कंसेक्टिव, तरतीब के साथ। लाइकन किसी भी एनवायरनमेंट में एक नया इंडिविजुअल, जो एनवायरनमेंट एक नया जो लाइफ है वहां पे ग्रो करने में अहम किरदार अदा करती है। किसी भी जगह पे अगर एक नई कम्युनिटी डेवलप होती है, कंसेक्टिव डेवलप हो जाए, तो उसको बेटा हम सक्सेशन कहते हैं। और सक्सेशन इस वजह से भी कहते हैं कि लाइकन की कंसेक्टिव स्पीशीज एक ही जगह पर बार बार उनकी डेथ होती रहे, और डेथ के बाद जो एंड पे हमारे पास इंडिविजुअल्स बनेंगे, वो जो एक एनवायरनमेंट बनेगा, उसको हम जो वहां पे एक कम्युनिटी बन जाएगी, उसको हम सक्सेशन का नाम देते हैं। स्टूडेंट्स, लाइकन के बाद लाइकन जो कि डायरेक्टली इन्वॉल्व हो रहा है सक्सेशन में। सक्सेशन क्या है? एक नई कम्युनिटी डेवलप करना। अब जो सक्सेशन है, बात बात ये होता है कि सक्सेशन ऐसी जगह पे बनती है जहां पे पहले लाइफ नहीं थी। जैसे मिसाल के तौर पर किसी भी चट्टान के ऊपर वहां पे नई कम्युनिटी बन जाए, दैट इज द सक्सेशन। दूसरी बात बेटा हम बताते हैं कि सक्सेशन उस जगह पर बने जहां पे पहले लाइफ थी, वो लाइफ खत्म हो गई, दोबारा फिर वहां पे लाइफ एग्जिस्ट कर गई। मिसाल के तौर पर आपके पास एक जंगल है, जंगल में आग लग गई किसी वजह से, अब वो सारा जंगल खत्म हो गया। अब लाइकन की मदद से दोबारा वहां पे नया जंगल बने, नई कम्युनिटी बने, नई सक्सेशन हो, तो उसको हम सेकेंडरी बेसिकली सक्सेशन का नाम देते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम कहने का मकसद ये है कि लाइकन एक नई कम्युनिटी बनाने में इन्वॉल्व कर रहा हो रहा है, तो इस वजह से ये भी इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस में डायरेक्ट रोल परफॉर्म करता है। तीसरी बात स्टूडेंट्स हम करेंगे बायो रेमिडिएशन। बायो रेमिडिएशन फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट ईयर का जो अपने पहला चैप्टर देखा था बायो रेमिडिएशन, कि कुछ इंडिविजुअल्स ऐसे हैं लाइफ की मदद से, कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म की मदद से, डेड एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म की मदद से पोल्यूशन को, अनवांटेड पोल्यूटेंट को एनवायरनमेंट से रिमूव करने के लिए, डिग्रेड करने के लिए हम कुछ इंडिविजुअल्स को इस्तेमाल करते हुए हमारे पास बायो रेमिडिएशन। लाइकन स्टूडेंट्स एनवायरनमेंट में पोल्यूशन को रिमूव करने में भी इन्वॉल्व होती है। बायो रेमिडिएशन लाइकन फंजाई और ब्लू ग्रीन एल्गी या सियानोबैक्टीरिया, इसके दरमियान एक एसोसिएशन है, आर गुड बायो इंडिकेटर। बायो इंडिकेटर जो एयर में मौजूद पोल्यूशन है उसको इंडिकेट कर सके। इसके अलावा स्टूडेंट्स इसके पास बेस्ट क्वालिटी होती है, इसके पास बेस्ट क्वालिटी है कि ये पोल्यूशन एनवायरनमेंट में मौजूद जो पोल्यूटेंट है उसको सेंस कर सकते हैं। बेसिकली होता ये है कि जो बैक्टीरिया है, जो साइनोबैक्टीरिया है, ये एनवायरनमेंट में मौजूद जितने भी पोल्यूटेंट है उसको डिटेक्ट कर सकती है इजी से। तो हम कहते हैं कि ये बायो रेमिडिएशन के तौर पर काम करती है, बायो इंडिकेटर के तौर पर भी काम करती है। मीन का पहला काम इनका ये होता है कि एनवायरनमेंट में मौजूद पोल्यूटेंट को इंडिकेट करना, वो कर लिया। दूसरा काम जो फंजाई है, जो ये डिकम्पोजर के तौर पर काम करती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, वो जो पोल्यूशन है उसको एब्जॉर्ब करके, पोल्यूशन बेसिकली न्यूट्रिएंट्स की वजह से है, तो उसको एब्जॉर्ब करके ब्रेक कर देती है। तो इस तरह जो लाइकन है ये बायो इंडिकेटर भी है और बायो रेमिडिएशन के तौर पर भी काम कर रहा है। जो लाइकन ये दोनों सेंस में इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम बात करेंगे, ये थी हमारे पास इकोलॉजी, एनवायरनमेंट को किस तरह फंजाई बेनिफिट पहुंचा रही है। अब हम बात करेंगे इकोनॉमिक। इकोनॉमी कहते हैं माली, पैसा, फाइनेंशियली जो फंजाई है ये किस तरह रोल परफॉर्म करती है। स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूं फंजाई जो कि यूज होती है एज ए फूड, फंजाई की बहुत सारी स्पीशीज, मिसाल के तौर पर जो मशरूम है, मशरूम की 200 स्पीशीज, ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, इसको अंडरलाइन कर लें। 200 एमसीक्यूज, 200 जो स्पीशीज है मशरूम की, वो एडिबल है, खाने के काबिल है, उनको खाया जाता है। मिसाल के तौर पर एगरिकस स्पीशीज
मशरूम की स्पीशीज है जो कि फूड के तौर पर इस्तेमाल होती है। दूसरी हम बात करेंगे मोरल्स। मोरल्स जिसका एग्जांपल के तौर पर हमारे पास एक इंडिविजुअल है मोरकिला एस्कुलेंटा, ये एक साइंटिफिक नेम है और मोरिल्ला का एक इंडिविजुअल है मोरल्स का। अब ये भी यूज होता है एज ए फूड, ये भी खाने के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट तीसरा हमारे पास स्टूडेंट्स, और तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है ट्रफल्स। ट्रफल्स को हम अंडरग्राउंड फ्रूटिंग बॉडीज ऑफ एस्कोमाइकोटा। एस्कोमाइकोटा की अगर मैं बात करूं तो यहां पे कप शेप फ्रूटिंग बॉडीज होती है। कप शेप फ्रूटिंग बॉडीज जो स्टूडेंट्स बेसिकली ये कप शेप फ्रूटिंग बॉडीज हैं और डाइकैरियोटिक लेंथ फेज में एग्जिस्ट करती हैं। इसमें जितने भी हाइफी हैं वो डाइकैरियोट हैं, उनमें 2 न्यूक्लियाई मौजूद होते हैं। अब ये कप शेप फ्रूटिंग बॉडी किसकी? एस्कोमाइकोटा की। अब जो ट्रफल्स है बेसिकली एस्कोमाइकोटा का मेंबर्स है, इसको हम कहते हैं अंडरग्राउंड फ्रूटिंग बॉडी। अंडरग्राउंड जमीन की लोअर साइड पे। स्टूडेंट्स आपने अगर आलू की फसल कभी देखी हो तो आलू जितने भी होते हैं वो जमीन के नीचे होते हैं, अब उनको खोद कर बाहर निकाला जाता है, तो ये भी अंडरग्राउंड फ्रूटिंग बॉडीज है। लोगों ने अगर इसको जानना होगा ट्रफल्स है वो कहाँ पे है, तो डॉग्स या जो पिग्स है उनको इस्तेमाल किया जाता है, वो इसको सेंस करके, इसको स्मेल करके निकालते हैं। जहां पर वो निकाल रहे हो वहां पे ट्रफल्स हमारे पास ऑब्टेन हो जाएंगे। स्टूडेंट जो ट्रफल्स है ये कई दफा पास्ट पेपर्स में पूछा गया, व्हाट इज ट्रफल्स, डिफाइन ट्रफल्स। तो आपने एक ही स्टेटमेंट में इसको बताना है कि अंडरग्राउंड फ्रूटिंग बॉडीज ऑफ द एस्कोमाइकोटा पीपल फाइंड विद द हेल्प ऑफ डॉग्स एंड पिग्स, और ये भी खाने के तौर पर इस्तेमाल होती हैं और वो टेस्टी भी है। नेक्स्ट फ्रेंड्स आपने एक बात याद रखनी है कि हमारे आम लोगों में एक बहुत कॉमन बात सुनने में आई है कि जो जितने भी मशरूम की स्पीशीज हैं खाने के काबिल होती हैं, ऐसा हरगिज नहीं है। मशरूम की बहुत सारी स्पीशीज ऐसी हैं जो दिखने में बहुत टेस्टी होती हैं, बहुत लजीज नजर आती है, बहुत टेस्टी होंगी, लेकिन वो डेथ की वजह भी बन सकती है। इतने पॉइजन्स होते हैं, इतने जहरीले मादे उनमें होते हैं, वो डेथ की वजह भी बन सकती है। स्टूडेंट्स बेसिकली ये पॉइजनस मशरूम, जो मशरूम की एक टाइप हमारे पास टोडस्टूल्स, इसको हम कहते हैं पॉइजनस मशरूम। ये एमसीक्यूज भी बोर्ड में पूछा गया है, व्हाट इज द पॉइजनस मशरूम, टोडस्टूल, ट्रफल्स, मोरल्स एंड डिफरेंट ये इंडिविजुअल्स के नाम आ जाते हैं, तो अपने टोडस्टूल्स कहते हैं। ये पॉइजनस मशरूम है डेथ की वजह, इसके अंदर इतने हार्मफुल केमिकल्स होते हैं जो डेथ की वजह बनते हैं। अब स्टूडेंट्स हम कहते हैं डेथ कैप या डेथ एंगल। इसका टोडस्टूल्स का एक मेंबर है हमारे पास, डेथ कैप या डेथ एंगल, इसका कॉमन नेम है। उसका साइंटिफिक नेम आएगा हमारे पास एमानिटा, ये एक साइंटिफिक नेम है एमानिटा। इसका कॉमन नेम है डेथ कैप या डेथ एंगल, जिसको हम कहते हैं मौत का फरिश्ता, और इसका साइंटिफिक नेम है एमानिटा। अब स्टूडेंट्स होता ये है कि टोडस्टूल का ये वाला जो मेंबर है अगर इसको कोई खा ले तो उसकी फौरन डेथ हो जाती है। जितने भी जहरीले मादे बनाए जाते हैं या जो जहर है जो बनाया जाता है उसमें बेसिक कंपोनेंट यही होता है एमानिटा का। दूसरा जो बहुत ज्यादा हार्मफुल है वो हमारे पास जैक और लैटन। अब स्टूडेंट्स सबसे पहले तो लैटन का जो लफ्जी मतलब इसके हम कहते हैं कि लार्टन। आज से कुछ साल पहले चले जाएं जब बिजली या इलेक्ट्रिसिटी इतनी डेवलप नहीं थी, इलेक्ट्रिसिटी का जो सिस्टम है, तब क्या था वहां पे लोग लालटेन लेकर फिर रहे होते थे। आपके जो पेरेंट्स हैं उनको इस चीज का अच्छा खासा आइडिया है। लालटेन बेसिकली क्या था, वो रोशनी का एक सोर्स था। आजकल तो हमारे पास ये डिफरेंट एनर्जी सेवर्स हैं, एलईडी लाइट्स हैं, ये आजकल हमारे पास लाइट का सोर्स है। आज से कुछ साल पहले चले जाएं, 2000 से पीछे चले जाएं, तो रात के वक्त लाइट का कोई अच्छा सोर्स नहीं था। तब लाइट के सोर्स के लिए हम यूज करते थे लालटेन, जिसको हम कहते हैं लैटन। अब जैक ओ ये साइंटिस्ट के नाम पर इसको रखा गया है। बेसिकली ये टोडस्टूल का एक इंडिविजुअल है। अब होता क्या है कि स्टूडेंट्स आपने मशरूम की स्ट्रक्चर पर डिस्कस किया है,
तो मशरूम के स्ट्रक्चर में आपने पढ़ा था कि इसके एक कैप होती है, जिस इस कैप को आपने नाम दिया था हाइलियस का। इस कैप की यानी कि इस मशरूम की जो किनारा है ये हाइलियस था, लेकिन उसके साथ जो हाइफी थे ये कुछ इस तरह अरेंज हुए थे, इनकी जो शेप थी वो थी गिल्स शेप। जिस स्टूडेंट्स कैसी शेप थी इसकी? गिल्स। अब ये गिल्स शेप हाइफी जो मशरूम में मौजूद है, ये लाइट, इसमें रात के वक्त लाइट निकलती है, इसमें ये रोशनी निकलती है। तो मशरूम की वो टाइप जिनके गिल्स रात के वक्त चमकते हैं उनको हम कहते हैं जैक और लैंटर्न। कुछ लोग अगर इनको खा लें तो उनकी भी डेथ हो जाएगी। ये स्टूडेंट्स हमारे पास इकोनॉमिक इंपोर्टेंस में मशरूम जो एडिबल है खाने के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। दूसरी हम बात करेंगे फूड इंडस्ट्री। फूड इंडस्ट्री से पहले हमारे पास एक और मेंबर है राइंडियर मॉस। राइंडियर बेसिकली हम कहते हैं बारहसिंगा। बारहसिंगा को अगर हम देखा जाए तो ऐसे बारहसिंगा जो हिली एरियाज में रहता है, पहाड़ी इलाके में जहां पे इंतहाई सर्दी होती है, बहुत ज्यादा ठंड होती है, उन इलाकों में रेंडियर्स रहता है। अब यहाँ पे रेंडियर मोस, ऐसे मोस का लफ्जी मतलब है प्लांट। मोस बेसिकली प्लांट की एक स्पीशीज है। मोस प्लांट के मेंबर्स को कहा जाता है। रेंडियर ऐसे बारहसिंगा जो प्लांट को खाते हैं, उन प्लांट्स को हम नाम देते हैं रेंडियर मोस का। बारहसिंगा जिन प्लांट को खा रहे हैं उन प्लांट्स को हम नाम दे रहे हैं रेंडियर मोस का। बाद में डिस्कवर हुआ कि जो रेंडियर मोस है ये एक प्लांट नहीं है, बल्कि ये तो एक लाइकन है। तो साइंटिस्ट ने इसको नाम रीनेम दिया ए लाइकन नॉट मोस, मतलब कि ये एक लाइकन है, मॉस नहीं है। मीन कि ये प्लांट नहीं है बल्कि ये एक लाइकन है। तो बाद में साइंटिस्ट ने इसको रीनेम दिया। अब होता क्या कि बारहसिंगा और दूसरे एनिमल्स जो, अगर मैं जमीन को इस तरह बनाऊं, ये मेरे पास अर्थ है, तो जमीन का ऑपोजिट पोल्स, ये वाले स्टूडेंट्स मेरे पास जो पोल्स है, ये वाले जो एरिया है, ये इंतहाई ठंडे इलाके हैं, बर्फबारी एवरी टाइम हो रही होती है। तो यहां पे इसे हम कहते हैं आर्कटिक जोन। इसकी लोअर साइड में जो एरिया है उसको हम कहते हैं बोरियल जोन। फ्रेंड्स, आर्कटिक जोन और बोरियल जोन जो किनारों पे, जो अपोजिट पोल्स पे मौजूद है, यहां पे मौजूद है। यहां पे एनिमल्स जो है रेंडियर बारहसिंगा, वो खाएगा क्या? वो खाएगा एक रेंडियर मॉस को। स्टूडेंट्स बेसिकली ये है कि रेंडियर मॉस इन इलाकों में रहता है, आर्कटिक जोन और बोरियल जोन में। वहां पे इनको खाते कौन है? रेंडियर्स। बारहसिंगा इनको खाते हैं। मीन कि ये भी एक्ट कर रहा है एज अ फूड। ये फंजाई की एक स्पीशीज है जो फूड के तौर पर इस्तेमाल हो रही है। और किन एनिमल्स के लिए इस्तेमाल होती है? रेंडियर बारहसिंगा के लिए। और किस इलाके में होती है? आर्कटिक एंड बोरियल रीजन में। ऐसे ठंडे इलाके जहां पे लाइफ पॉसिबल नहीं है, वहां पे प्लांट एग्जिस्ट नहीं करते, जबकि लाइकन वहां पे एग्जिस्ट कर रही है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फूड इंडस्ट्री की। जो हमारे पास फंजाई है, ये फूड इंडस्ट्री में अहम रोल परफॉर्म करती है। होता यह कि हमारे पास यीस्ट की एक स्पीशीज, यीस्ट हमने कहा कि एक ऐसा इंडिविजुअल्स का ग्रुप है। स्टूडेंट्स मैं कह रहा हूं यीस्ट इंडिविजुअल का एक ग्रुप है, उसका एक मेंबर है सैक्रोमाइसीस सेरेविसी। आपकी आसानी के लिए मैं इस तरह समझाता हूं आपको। आपके पास एक क्लासरूम है, मीन के बच्चों का एक ग्रुप है, उसको मैंने नाम दे दिया यीस्ट का। उस क्लास में जो बच्चे हैं, उस क्लास में बच्चों का एक सीआर है, यानी कि एक ऐसा स्टूडेंट जिसकी कुछ जिम्मेदारियां हैं, यानी कि वो सबसे ज्यादा टीचर्स उसको जानते हैं, सारे बच्चे मोमन जो उसको जान रहे होते हैं, तो वो एक मेन मेंबर है उस पूरे ग्रुप का। तो इसी तरह यीस्ट भी एक ग्रुप है, उसका एक इंपॉर्टेंट मेंबर है सैक्रोमाइसीस सेरेविसी। ये इस्तेमाल होता है प्रोडक्शन ऑफ ब्रेड, डबल रोटी और एक लिक्विड मटेरियल जो इससे ऑब्टेन होता है, इसके लिए ये इस्तेमाल होता है यीस्ट। दूसरा फूड इंडस्ट्रीज में पेनिसिलियम। पेनिसिलियम
बेसिकली जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स है फूड की उसको फ्लेवर देने में, फ्लेवर हम कहते हैं जायका। जो मुख्तलिफ फूड है उसको जायका देने के लिए, अरोमा खुशबू देने के लिए और कलर देने के लिए किसको, चीज को। चीज बेसिकली हम चीज के लिए लफ्ज इस्तेमाल करते हैं पनीर। चीज क्या है, पनीर। पनीर को जायका, खुशबू और कलर देने के लिए पेनिसिलियम फूड इंडस्ट्री में इस्तेमाल किए जाते हैं। दूसरा मेंबर मेरे पास आ जाएगा स्टूडेंट्स एस्परजिलस। ये यूज होता है फॉर फर्मेंटिंग सोया सॉस एंड सोया पेस्ट। स्टूडेंट्स ये हमारे पास दो सब्सटेंसेस हैं, सोया सॉस और सोया पेस्ट। बेसिकली ये दोनों ही मसाला जात हैं, घरों में ये अक्सर इस्तेमाल होते हैं और इनको हासिल कहां से किया जाता है, सोयाबीन से। सोयाबीन से दो मसाले, सोया सॉस और सोया पेस्ट, ये दोनों ऑब्टेन किए जाते हैं और फंजाई की स्पीशीज का नाम है एस्परजिलस। इसके अलावा स्टूडेंट्स याद रखिए कि फंजाई की कुछ स्पीशीज सिट्रिक एसिड बनाने के लिए भी यूज होती है। सिट्रिक एसिड भी हम एस्परजिलस से ही ऑब्टेन करते हैं। सिट्रिक एसिड बेसिकली खटास जो है प्रोड्यूस करने के लिए सिट्रिक एसिड को इस्तेमाल किया जाता है। ये तो हमारे पास दूसरा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फंजाई। तीसरी हम बात करते हैं एंटीबायोटिक्स एंड ड्रग्स। स्टूडेंट्स बहुत सारी एंटीबायोटिक्स और ड्रग्स हम फंजाई से ऑब्टेन करते हैं। उनमें से पहली आएगी पेनिसिलिन। पेनिसिलिन फर्स्ट एंटीबायोटिक है जिसको ए फ्लेमिंग ने इन 1928 में डिस्कवर किया और इसको ऑब्टेन कहां किया, पेनिसिलियम की एक स्पीशीज पेनिसिलियम नोटेटम, इससे ऑब्टेन किया। स्टूडेंट्स ये एमसीक्यू था कि पेनिसिलिन को किस स्पीशीज से ऑब्टेन किया गया। पेनिसिलिन तो दिया गया होगा लेकिन इसके साथ स्पीशीज वेरी हो जाती है, तो हम पेनिसिलियम नोटेटम से इसको ऑब्टेन किया कब, 1928 में। दूसरी हमारे पास एक एंटीबायोटिक है लोवास्टैटिन। लोवास्टैटिन एक ऐसी एंटीबायोटिक है जो ब्लड के कोलेस्ट्रॉल लेवल को डिक्रीज करने में इन्वॉल्व होती है। ब्लड का कोलेस्ट्रॉल लेवल जब इंक्रीज हो जाएगा तो हाई ब्लड प्रेशर, तो बीपी के जो मरीज हैं उनके लिए जो लोवास्टैटिन है एज ए एंटीबायोटिक यूज होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, तीसरी हमारे पास एंटीबायोटिक आ जाएगी साइक्लोस्पोरिन। बेसिकली स्टूडेंट्स याद रखिएगा जो साइक्लोस्पोरिन है ना, ये इम्यून सिस्टम को कुछ देर के लिए इनएक्टिव कर देती है। ह्यूमन बीइंग के इम्यून सिस्टम को कुछ देर के लिए इनएक्टिव कर देती है। इम्यून सिस्टम का काम क्या होता है, इम्यून सिस्टम का पहला काम यह है कि फॉरेन पार्टिकल और बॉडी के पार्टिकल या फॉरेन इंडिविजुअल्स, फॉरेन ऑर्गेनिजम्स और बॉडी के जितने भी सेल्स हैं उनमें डिफरेंशिएट करता है। इम्यून सिस्टम बाहर से आने वाले इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई करता है और उसको किल कर देता है। स्टूडेंट्स आपने ट्रांसप्लांटेशन, लिवर प्लांटेशन है, ये अक्सर किडनी ट्रांसप्लांट है, ये अमूमन ये जो ट्रांसप्लांट किए जाते हैं बॉडी के ऑर्गन्स। जो स्टूडेंट्स जब कोई भी ऑर्गन बॉडी में ट्रांसप्लांट किया जाता है, इंट्रोड्यूस किया जाता है, तो इम्यून सिस्टम हो सकता है कि समझे कि ये एक फॉरेन पार्टिकल है, इम्यून सिस्टम उसको किल कर सकता है। तो इम्यून सिस्टम के उसको साइड इफेक्ट से बचने के लिए साइंटिस्ट ने एक एंटीबायोटिक प्रिपेयर की है फंजाई से, साइक्लोस्पोरिन। ये इम्यून सिस्टम को कुछ देर के लिए इनएक्टिव कर देता है। ऑर्गन की जब प्लांटेशन हो जाती है तो इम्यून सिस्टम को यही लगता है कि ये बॉडी का सेल है, क्यों, क्योंकि इम्यून सिस्टम इनएक्टिव हो जाता है। जब इम्यून सिस्टम इनएक्टिव हो गया तो ऑर्गन्स कुछ देर के लिए, ऑर्गन्स को एग्जिस्टेंस के लिए टाइम मिल गया। तो जब ऑर्गन्स एग्जिस्ट कर जाएगा तो कुछ देर के बाद जब इम्यून सिस्टम एक्टिव होगा तो ऑर्गन्स अपना मुकम्मल तौर पर उस बॉडी में अपने आप को स्टेबल कर लेता है। तब जो ऑर्गेनोजेनेसिस है इस मुकम्मल तौर पर बेनिफिशियल साबित होती है विद द हेल्प ऑफ साइक्लोस्पोरिन। नेक्स्ट हम बात करते हैं एर्गोटाइन की। एर्गोटाइन आधे सर का जो दर्द है इसको रिमूव करने के लिए एक एंटीबायोटिक हम यूज करते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स लास्ट पॉइंट है जो एंटीबायोटिक का यूज होता है, ग्राइसियोफ्लूविन। ग्राइसियोफ्लूविन बेसिकली एक ऐसी एंटीबायोटिक है, फंजाई का एक ऐसा मेंबर है जो दूसरे फंजाई की ग्रोथ को रोक देता है।
हम बात डिफरेंट इसकी एग्जांपल्स देते हैं। जिस तरह बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देता है, इनहिबिट कर देता है, इसी तरह फंजाई के कुछ मेंबर्स भी दूसरे मेंबर्स की ग्रोथ को रोक देते हैं। वो हमारे पास आएगा ग्राइसियोफ्लोविन। ये फंजाई का वो मेंबर है जो दूसरे फंजाई की जो ग्रोथ है उसको रोक देता है। इकोनॉमिक इंपोर्टेंस का नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो नेचुरल डाइज है। नेचर में मौजूद जो डिफरेंट कलर्स हैं, कलर्स क्या होते हैं, इंडस्ट्रीज में नेचुरल डाइज को यूज किया जाता है और इन डाइज को भी ऑब्टेन किया जा रहा है लाइकन से। स्टूडेंट्स यहाँ पे बार-बार लाइकन का वर्ड यूज हो रहा है। तो लाइकन इज एसोसिएशन बिटवीन फंजाई एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। इनके दरमियान एसोसिएशन, इसको हम इंडस्ट्रीज में मुख्तलिफ प्रोडक्ट को कलर्स देने के लिए, स्पेशली हम कपड़े को रंगने के लिए इस जो डाइज इस्तेमाल करते हैं उसको हम लाइकन से ऑब्टेन करते हैं मोस्टली। नेक्स्ट टाइम स्टूडेंट्स हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट और लास्ट पॉइंट है आज के हमारे लेक्चर को, है मॉलिक्यूलर बायोलॉजिकल रिसर्च। अब फंजाई के बहुत सारे ऐसे मेंबर्स हैं जिसको हम बायोलॉजिकल रिसर्च के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। स्टूडेंट्स आपने एक बात याद रखनी है, अगर मैं कोई भी एक्सपेरिमेंट ह्यूमन बीइंग पर अप्लाई कर रहा हूं तो ह्यूमन बीइंग की जो लाइफ स्पैन है वो हम जानते हैं कि एवरेज जो पाकिस्तान की 40 साल है। मीन के 40 साल के बाद हमें पता चलेगा कि उसमें कोई भी आपके पास मेडिसिन है उसका फ्लॉ इंडिविजुअल पर इतना इफेक्ट हुआ है या ह्यूमन बीइंग पर इतना इफेक्ट हुआ है। तो ये बहुत लेंथी टाइम है। अगर एक साइंटिस्ट ने मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट करने हो तो ह्यूमन बीइंग को अगर यूज करे तो उसके लिए यूजफुल ही नहीं है। तो साइंटिस्ट को एक ऐसा इंडिविजुअल चाहिए जिसका लाइफ स्पैन बिल्कुल शॉर्ट हो। मीन के अगर एक बंदा एक इंडिविजुअल है उसकी जो लाइफ स्पैन है चंद मिनट हो तो वो इंडिविजुअल बेस्ट है। जिस तरह मैं मिसाल देता हूँ, अभी यीस्ट है हमारे पास, यीस्ट का लाइफ स्पैन है जी 90 मिनट। तो यीस्ट एक इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल रिसर्च टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि 90 मिनट के बाद इसने अपनी नई जनरेशन बना लेनी है। नई जनरेशन बना ली तो हम मुख्तलिफ जनरेशंस में किसी भी एंटीबायोटिक या ड्रग्स या डाई को हम अप्लाई करके उसका रिजल्ट चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी ऐसे इंडिविजुअल पर हम एंटीबायोटिक को या हार्मोन्स को चेक करें जिनका लाइफ स्पैन बहुत ज्यादा है तो हमारे लिए ये मुश्किल हो जाएगा। नामुमकिन तो नहीं होगा लेकिन मुश्किल हो जाएगा। तो हम साइंटिस्ट अपनी आसानी के लिए ऐसे इंडिविजुअल्स को यूज करते हैं जिनका लाइफ स्पैन कम हो। अब यीस्ट इसका लाइफ स्पैन है 90 मिनट, इसको बार-बार इस्तेमाल किया जाएगा। कहते हैं कि इन 1983 में ए फंक्शनल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम आर मेड इन सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। सैक्रोमाइसिस सेरेविसी बेसिकली यीस्ट का एक ग्रुप है, एक मेंबर है, यीस्ट का एक मेंबर है जिसमें होता है कि आर्टिफिशियल क्रोमोसोम बनाया गया। फ्रेंड्स आर्टिफिशियल क्रोमोसोम जब बना लिया गया तो क्रोमोसोम से हम अंदाजा लगा सकते हैं इस क्रोमोसोम में ये जीन्स मौजूद है, उसमें ये ट्रेट्स हासिल होंगे। अगर मैं बात करूं आर्टिफिशियल क्रोमोसोम की तो क्रोमोसोम हमारे पास एक्स या वाई शेप, मोस्टली जो क्रोमोसोम की शेप हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स शेप या वाई शेप से करते हैं। तो एक्स शेप में नो डाउट स्टूडेंट्स मुख्तलिफ जीन्स मौजूद होंगे जो मुख्तलिफ कैरेक्टर्स परफॉर्म करेंगे। तो आर्टिफिशियल क्रोमोसोम ऑब्टेन किया गया यीस्ट के, जिसको डिफरेंट एक्सपेरिमेंट में अप्लाई किया गया। अब आल्सो इन्वेस्टिगेट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स, इसको हम मुख्तलिफ हार्मोन्स की प्रोडक्शन के लिए भी अप्लाई करते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं कुछ टर्म्स आपके सामने रखूंगा जो बुक में मेंशन है। सबसे पहले हम बात करते हैं जीन की। जीन क्या है? डीएनए का वो स्मॉल पार्ट, डीएनए का वो छोटा सा टुकड़ा जो एक खास कैरेक्टर के लिए है उसको हम जीन कहते हैं। डीएनए का वो स्मॉल पार्ट जो कि खास ट्रेट के लिए है उसको हम जीन कहते हैं। और एक इंडिविजुअल में जितने भी जीन्स हैं टोटल जीन को हम जीनोम का वर्ड यूज करते हैं। जीनोम इंडिविजुअल में मौजूद जितने भी जीन्स हैं उसके लिए हम वर्ड यूज कर रहे हैं जीनोम का। और जीनोम जीन्स के जो डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैं हम इसको डिफरेंट टेक्निक्स में इस्तेमाल करें तो इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से हम मुख्तलिफ इंडिविजुअल्स के जीन सीक्वेंस, लास्ट टाइम मैंने आपको जीन सीक्वेंस के बारे में बताया था, मुख्तलिफ इंडिविजुअल्स के जीन को कंपेयर करके हम जीन सीक्वेंस ऑब्टेन करते हैं। तो जीन सीक्वेंस ऑब्टेन किया गया किसका? सैक्रोमाइसिस सेरेविसी का फर्स्ट टाइम इन 1996 में। फ्रेंड्स ये भी कंफ्यूज है कि सैक्रोमाइसिस सेरेविसी का फर्स्ट टाइम जो जीन सीक्वेंस डिस्कवर किया गया वो कब था? 1996 में।
और सेक्रोमाइसीन का आर्टिफिशियल जो क्रोमोसोम है वो ऑब्टेन कब किया गया 1983 में। तो क्रोमोसोम ऑब्टेन किया गया, क्रोमोसोम आर्टिफिशियल बनाया गया स्टूडेंट्स। तो याद रखिएगा नेचुरल क्रोमोसोम में मौजूद होते हैं जीन, तो आर्टिफिशियल क्रोमोसोम में मोनोड जीन ही मौजूद होते हैं। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सा जीन कौन सा जो ट्रेट है वो शो करता है। और स्टूडेंट्स याद रखिएगा जब आप सेकंड ईयर में आएंगे तो हम बायोटेक्नोलॉजी को डिस्कस भी करेंगे, तो वहां पे हम कंप्लीट टॉपिक होगा जीनोम का जिसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम बात करते हैं लास्ट पॉइंट हमारे पास पिंक ब्रेड मोल्ड। मोल्ड का लफ्जी मतलब फंजाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और हमने एक और वर्ड पढ़ा था मोस। जो मोस का वर्ड है ये प्लांट के लिए, मोल्ड MOLD ये फंजाई के लिए इस्तेमाल करते हैं। फंजाई का एक मेंबर है न्यूरोस्पोरा, ये पिंक ब्रेड है और आल्सो यूज्ड फॉर जेनेटिक रिसर्च, जेनेटिक रिसर्च में इस्तेमाल किया जाता है। न्यूरोस्पोरा जिसका कॉमन नेम है पिंक ब्रेड। ये तो स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने इकोनॉमिक गेन को डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम इकोनॉमिक लॉस को डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।